नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश तिवारी आज कक्षा 11 रसायन विज्ञान की पहली यूनिट तत्वों की कुछ मूलभूत अवधारणाएं लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हो, रसायन विज्ञान का एक पार्ट है रसायन विज्ञान। तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान ही जानेंगे कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, क्योंकि ये आज कक्षा 11 का पहला वीडियो है। तो आप 11th में सब 10th के बाद नए आए हैं, तो इसलिए रसायन विज्ञान किसे कहते हैं उसको जानेंगे। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी हम अणु या परमाणु के उसके संरचना, आकार, आकृति व गुणधर्म में होने वाले भौतिक रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। क्या हुआ? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी अणु या परमाणु के हम आकार, आकृति, संरचना व गुणधर्म तथा भौतिक व रासायनिक परिवर्तन को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। भौतिक और रासायनिक जो इसमें परिवर्तन होता है उसके अध्ययन को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान आपने समझा। इसके बाद तत्वों की कुछ मूलभूत अवधारणाओं में पहला है रासायनिक संयोग के नियम। इसमें पहला टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन एराइज होते हैं, बनते हैं। रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम, जैसा कि रसायन विज्ञान की बात करेंगे हम, तो उसमें ही आता है कि जब दो कंपाउंड आपस में मिलते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, दो कंपाउंड आपस में मिलेंगे, एक नया उत्पाद बनाएंगे, यही है क्या? संयोग। तो इसमें पहला है आपका सिद्धांत रासायनिक संयोग के नियम। इसके अंतर्गत हम देखेंगे द्रव्य के संरक्षण का नियम। रासायनिक संयोग के नियम 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका द्रव्य के संरक्षण का नियम, जिसको सन 1756 में लोमोनोसोव ने एक्सप्लेन किया या दिया, या आप कह सकते हो प्रस्तुत किए। 1756 में लोमोनोसोव ने प्रस्तुत किए। अब जैसा आप कह सकते हैं द्रव्य के संरक्षण का नियम, द्रव्य यानी कि पदार्थ, इसका मतलब हुआ पदार्थ के संरक्षण का नियम। पदार्थ को हम कह सकते हैं कि पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि उसको एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उसका रूपांतरण किया जा सकता है, उसका परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी अवस्था का परिवर्तन हम कर सकते हैं, न कि उसको उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हुई द्रव्य, इसको आप कह सकते हो द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी। द्रव्य के संरक्षण के नियम को ही हम कहते हैं द्रव्य की अविनाशिता का नियम, यानी कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसका एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जाता है। इस नियम को लोमोनोसोव ने 1756 में प्रस्तुत किए। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखेंगे कि आपका क्या होता है, H2 + O2, जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में संयोग करती है तो H2O एक यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? H2O, जो पानी का सूत्र होता है, H2O बनता है। तो इसमें देखेंगे H2 यानी कि हाइड्रोजन का कितना अणुभार है? 2 है। एक हाइड्रोजन का एक, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए हैं यानी कि 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का अणुभार टोटल हुआ 4 और ऑक्सीजन आपका 2 है। कितना है? 2। तो एक ऑक्सीजन का आपका 16 होता है अणुभार और 2 का हुआ 32। तो यहाँ हुआ 32 और आपका 4 36। तो ये हुआ 36। अब इधर हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है तो H2O बन रहा है। तो यहाँ पे क्या है? 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है। तो इसका भी अणुभार जो एटॉमिक मास होगा कितना होगा? 36। तो यहाँ पे कोई परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। इसमें क्या हुआ? इनका रूपांतरण हुआ है। जब 2 गैसें आपस में संयोग कर दी और एक नया यौगिक बना दी कंपाउंड जल, तो इसके अणुभार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके अणुभार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मात्र हमारा क्या हो रहा है? इनके उसका भौतिक अवस्था का परिवर्तन हो रहा है, ना कि अणुभार में कोई चेंजेज आ रहा। तो ये हुआ हमारा द्रव्य के संरक्षण का नियम। ऐसे ही हम और एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, मात्र क्या होता है? उसके अणुभार जितना हम लेके चलते हैं उत्पाद, उतना ही हमको प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट हमको मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे अगला, इसका जो रासायनिक संयोग का दूसरा नियम है, स्थिर अनुपात का नियम।
जैसा कि आप समझ सकते हैं, इसको भी हम नाम से स्पष्ट कर सकते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। इसमें अनुपात जो होता है स्थिर रहता है, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे इस नियम को 1799 में जोसेफ लुईस प्राउस्ट, ध्यान रखिएगा क्या नाम है इनका, जोसेफ लुई प्राउस्ट ने 1799 में प्रस्तुत किए। इस नियम के आधार पे हम कह सकते हैं कि इनमें जो होता है किसी भी यौगिक का अनुपात जो है चेंज नहीं होता, स्थिर रहता है, चाहे वह किसी भी विधि से क्यों न प्राप्त किया गया हो। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे कि पानी, आप वाटर को ले लीजिए, जल जो है चाहे हमें ये आपका समुद्र का जल हो या नदी का जल हो या तालाब का जल हो या किसी नलकूप, हैंडपंप या झील का जल है, उसका जो अणुभार होता है, एटॉमिक मास होता है, 18 ही होता है। चाहे वह जल किसी विधि से क्यों न प्राप्त किया गया हो, उस जल का जो अणुभार होगा कितना होगा, 18 होगा, 18। ठीक है, ये हुआ हमारा स्थिर अनुपात का नियम। तो आप समझ सकते हैं स्थिर अनुपात का नियम में क्या होता है कि उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता अणुभार में, चाहे वह जिस विधि से क्यों न प्राप्त किया गया हो। इसके बाद है रासायनिक संयोग का जो तीसरा नियम है आपका, गुणित अनुपात का नियम। तीसरा नियम क्या है आपका, गुणित अनुपात का नियम। इस नियम को 1803 में जॉन डाल्टन, कौन दिए, 1803 में जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किए। क्या नाम है, गुणित अनुपात का नियम। इसमें क्या होता है, मल्टीपल फॉर्म में प्राप्त होता है, प्रोडक्ट जो हमारा होता है गुणित रूप में हमको मिलता है। जैसे कि क्या होता है इसमें, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व भिन्न भिन्न मात्राओं जो दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करके परस्पर एक सरल पूर्णांक प्राप्त होता है। मतलब जब दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और जो तीसरा तत्व हमको प्रोडक्ट मिलता है, उत्पाद, उसमें क्या होता है, एक निश्चित सरल अनुपात में मिलता है। कैसे मिलता है, एक निश्चित सरल अनुपात में मिलता है। जैसे आप देखेंगे C+O2 = CO2, क्या देखेंगे, C+O2 = CO2। तो ये क्या हुआ, दो तत्व आपस में संयोग किए, कार्बन और ऑक्सीजन। तो जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक सरल अनुपात में मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, एक सरल अनुपात में मिल रहा है। जैसे कार्बन का आपका अणुभार होता है 12 और यहाँ पे ऑक्सीजन का हो रहा है 32। दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 तो दो का हो रहा है 32। तो इसको हम देखेंगे कि कैसे हमारे सरल अनुपात में मिलते हैं। तो कार्बन का हुआ एटॉमिक मास आपका 12 और दो ऑक्सीजन है तो यहाँ पे हो गया आपका 32। तो क्या हुआ, 12:32। क्या हुआ, 12:32। और यहाँ पे प्रोडक्ट जो हमारा बन रहा है वहाँ पे भी कार्बन का हो रहा है 12 और ये आपका ऑक्सीजन का हो रहा है 32। तो इनका जो अनुपात है एक सरल अनुपात में मिल रहा है ना। इसको और हम सर्टिफाई कर सकते हैं छोटा, 6:16, 6:16, और छोटा कर सकते हैं हम 3 आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 3 चौक 12, 8 चौक 32। ऐसे ही इनका जो अनुपात होता है कैसे होता है, एक सरल अनुपात में होता है। अब हम चौथा टाइप्स देखेंगे रासायनिक संयोग के नियम का। चौथा प्रकार है आपका गैलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। गैलुसैक का गैसीय संयोग का नियम, इसमें क्या होता है, सन 1808 में गैलुसैक ने इस नियम को प्रस्तुत किए। कौन प्रस्तुत किए, गैलुसैक ने। उन्होंने क्या बताया, जब गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके आयतन में सरल अनुपात होता है। जब दो गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनके जो उत्पाद में एक सरल अनुपात मिलता है। दो गैसें जब आपस में संयोग करेंगी तो जो उनका उत्पाद होगा एक सरल अनुपात में हमें मिलेगा। अर्थात यदि उनके संयोग से बना हुआ पदार्थ भी गैसीय है तो उसका आयतन भी क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में मिलेगा।
तो आप कह सकते हैं कि जब दो गैस आपस में संयोग करेंगी और उनसे बनने वाला उत्पाद जो होगा वो भी यदि गैसी होगा तो इनका एक अनुपात जो होगा सरल अनुपात होगा। कैसे? जैसे हम देखेंगे कि क्या होता है H2 प्लस आपका Cl2, ये क्या है H2 एक अणु है, एक मॉलिक्यूल इसको आप बोल सकते हो, हाइड्रोजन का एक अणु है, कितना है एक, और आपका क्लोरीन गैस का एक अणु है, क्या है एक अणु है, कितना है 1 मॉलिक्यूल। ये दोनों जब मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है HCl, इसको आप 2HCl रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा 2HCl। तो जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है तो 2 मॉलिक्यूल बन रहा है, कितना बन रहा है 2 मॉलिक्यूल। इसको आप कह सकते हो कि 2HCl यानी कि इसका 2 मॉलिक्यूल हमको प्रोडक्ट मिल रहा है। तो एक अणु आपका हाइड्रोजन, एक अणु आपका क्लोरीन जब मिलता है तो 2 अणु 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बनाता है। तो गैलुसैक ने यही बताया कि जब दो गैस आपस में संयोग करती हैं तो यदि उनसे बनने वाला उत्पाद भी गैसी है, किस अवस्था में है, गैसी अवस्था में है, तो उससे एक सरल अनुपात में मिलेगा, उनका जो उत्पाद होगा एक सरल अनुपात में मिलेगा। तो अभी हमने देखा कि एक अणु हाइड्रोजन, एक अणु क्लोरीन जब आपस में अभिक्रिया किया तो 2 अणु 2HCl बनाया, है ना। तो इस तरह से अभी हमने रासायनिक संयोग के नियम को समझा। रासायनिक संयोग में पहला था द्रव्य के संरक्षण का नियम, उसके बाद दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, और तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, और चौथा है आपका गैलुसैक के गैसीय संयोग का नियम। इसके बाद हम एवोगैड्रो नंबर को समझेंगे। अब हम जैसा कि पहले बताए थे कि एवोगैड्रो का नियम देखेंगे। तो सन 1811 में एवोगैड्रो ने अपना एक नियम प्रस्तुत किया, जो कि उन्होंने बताया, क्या बताया कि समान ताप व दाब पर, क्या समान ताप व दाब पर गैसें जो होती हैं इनको यदि रखा जाए तो उनका जो आयतन भी होता है क्या होता है, समान होता है। जब दो गैसों को समान ताप व समान दाब पर अलग अलग पात्र में रखते हैं तो उनका आयतन भी क्या होता है, समान होता है। ये कौन बताया, एवोगैड्रो ने। उन्होंने 1811 में अपना एक गैसों पे नियम प्रस्तुत किए, जो कि बताए कि जब दो गैसों को अलग अलग पात्र में समान टेम्परेचर उनका क्या रखते हैं, एक्यूरेट समान रखते हैं, और प्रेशर भी समान रखते हैं, तो क्या होता है, उनका आयतन भी समान होता है। ये क्या बताए एवोगैड्रो ने। एवोगैड्रो एक संख्या भी दिए हैं, जो कि 1 मोल का मान जो होता है, 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 मोल अणु, यानी 1 मोल का मान होता है 6.022 × 10⁻23। ये रहा एवोगैड्रो का नियम। अब हम इसके बाद देखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसके बाद अगला टॉपिक आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन ने परमाणुओं पे अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किए सन 1808 में, जिनका इस परमाणु सिद्धांत को ही डाल्टन का परमाणुवाद भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन ने क्या बताया कि परमाणु क्या होते हैं। परमाणु उन्होंने बताया कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, वो क्या होता है, परमाणु कहलाता है। और परमाणु क्या होता है, अविभाज्य। दूसरा उन्होंने बताया कि परमाणु क्या होते हैं, अविभाज्य होते हैं। परमाणुओं को हम विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि कैन नॉट कट, इंग्लिश में आप कह सकते हो कैन नॉट कट या कैन नॉट टॉम, यानी इसको हम विभाजित नहीं कर सकते, कैन नॉट कट। इसको परमाणु को हम पहली बात तो जब देख ही नहीं सकते हैं तो विभाजन क्या करेंगे, यहीं से उम्मीद लगा सकते हैं। परमाणु को देखने के लिए अपन एक सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे,
वो भी माइक्रोवेव सूक्ष्मदर्शी का, सरल सूक्ष्मदर्शी से भी हम इसको नहीं देख सकते, माइक्रोवेव सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं तब हम परमाणु को पहचान सकते हैं, ये डाल्टन ने बताया। उसके बाद तीसरा उन्होंने बताया कि परमाणु वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि सरल अणुओं से संयोग करके एक यौगिक परमाणु बनाता है। जब दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो एक सरल यौगिक परमाणु बनाते हैं। तीसरा उन्होंने बताया कि जब दो परमाणु आपस में संयोग करेंगे तो एक सरल परमाणु यौगिक बनाएंगे। उसके बाद एक ही यौगिक के समस्त यौगिक परमाणु आपस में समान होते हैं। उन्होंने क्या बताया कि परमाणु के जो यौगिक होते हैं वो आपस में समान होते हैं, जैसे एक ही प्रकार के जो परमाणु होते हैं उनके जो यौगिक होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। उसके बाद पांचवा है आपका, परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता, परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता। आप सामान्य आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं कि जब उसको हम देख ही नहीं सकते हैं तो नष्ट कहाँ से करेंगे। सबसे बड़ी बात आप यहीं से समझो कि जब परमाणु को हम देख नहीं सकते, हमारे आसपास परमाणु मौजूद है, हमारे हाथ में परमाणु मौजूद है, तो उसको हम नहीं देख पा रहे हैं तो नष्ट कहाँ से कर पाएंगे। तो इस सबसे अच्छी बात इनके सिद्धांत की बात आई कि परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता है। और छठवां है आपका, इसके बाद यह रासायनिक क्रियाओं में भाग लेने वाला सूक्ष्मतम कण है जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। परमाणु जो है रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। अब आप सोच सकते हो इतना छोटा कण है उसके बाद भी यह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और प्रकृति में यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है, यानी प्रकृति में यह मुक्त अवस्था में हमको मिल जाता है परमाणु। ये रहा डाल्टन का परमाणुवाद का सिद्धांत। अब इसके बाद हम परमाणु के साथ साथ अणु देख लेते हैं। परमाणु के बाद अणु होता है, क्यों? क्योंकि जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक अणु का निर्माण करते हैं। तो इसके बाद अणु को हम देखेंगे, परमाणु के बाद क्या देखेंगे, अणु। तो अणु को आप कह सकते हो कि जब दो परमाणु क्या होते हैं, यह जब दो परमाणु आपस में अब एक साथ मिलते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं या अणु का फॉर्मेशन करते हैं। आप डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं, परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण है जो कि तत्व के सभी गुण उसमें दर्शाता है, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और ये क्या होता है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। अणु जो होता है यह इसमें सभी भौतिक और रासायनिक गुण मौजूद होते हैं। रुक गए, बंद हो गया है। अणु जो होता है यह क्या होते हैं, थोड़ा सा आप यहाँ पे वो हुआ था, आप देखेंगे अणु की बात हम कर रहे थे। अणु क्या होते हैं, जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं, ये क्या होते हैं, जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं और संयुक्त होते हैं तो अणु का फॉर्मेशन करते हैं। अणु जो होता है, एक ही चीज़ में आपको पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि परमाणु हमारा मुक्त अवस्था में रह सकता है लेकिन अणु हमारा मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। ये इसका मेजर अंतर है, मेजर डिफरेंट यही है अणु और परमाणु में कि परमाणु क्या होता है, रासायनिक क्रिया में तो भाग लेता है, नो डाउट, क्योंकि रासायनिक क्रिया में भाग लेके ही तो बना है, लेकिन ये क्या है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। अब इसके बाद अभी हमने अणु और परमाणु के बारे में बताया, अब दोनों में सेम अंतर देख लेंगे, कंपैरिजन कर लेते हैं क्या होते हैं अणु और परमाणु। तो अणु क्या होते हैं और परमाणु क्या होते हैं, अभी हमने बोर्ड में आपको लिखा है, आपका इधर लेफ्ट साइड अणु और राइट साइड परमाणु। तो अणु क्या होते हैं, यह पदार्थ के सूक्ष्मतम कण होते हैं जो कि क्या होते हैं, दो परमाणुओं से आपस में मिल करके बने होते हैं। और परमाणु क्या होते हैं, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो कि सिंगल होता है, इकलौता होता है और यह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, लेकिन इसको हम सामान्य तौर पे नहीं देख सकते हैं। दूसरा, अणु का विभाजन कर सकते हैं, अणु को हम क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, और परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। इसके डेफिनेशन में ही है, कैन नॉट कट, परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। तीसरा क्या होता है, अणु हमारा प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता और परमाणु हमारा प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। ठीक है। चौथा देखेंगे, यह एक से अधिक परमाणुओं के संयोग से बनता है। अणु जो होता है एक या एक से अधिक परमाणुओं के संयोग से जब आपस में क्या होता है, अणु का फॉर्मेशन होता है। और परमाणु क्या होता है, यह एक ही तत्व से मिलके बना होता है, इसमें कोई अशुद्धि या कोई दूसरा तत्व नहीं मिला होता
है। ये रहा अणु और परमाणु का आपका अंतर। तो अभी हमने देखा एवोगाड्रो का नियम, उसके बाद डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, और इसके बाद अणु और परमाणु की डिफिनीशन जानी और अणु और परमाणु में अंतर को देखा। अब इसके बाद हम अगले टॉपिक को लेके आएंगे। तो आपको अगला टॉपिक बताएंगे